देखो बाबू, अंग्रेज़ के बाद और कोई इम्पोर्टेंट है तो फ्रांसीसी है। कौन है? फ्रांसीसी है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो अंग्रेज है, लेकिन कंपटीशन है बाबू, इसमें हम किसी को एकदम पूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट नहीं कर सकते। और क्वेश्चन कहीं से पूछ देगा वहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन विशेष ध्यान देना है, ठीक ना। देखिए क्या हुआ कि आप लोग देख लिए क्या कि पुर्तगाली आ चुके हैं, अंग्रेज आ चुके हैं, डच आ चुके हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या है? फ्रांसीसी हैं ये, ना। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि फ्रांसीसी ये कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे, फ्रांस के हैं, बताना। आप देखिए, और फ्रांस कहाँ कंट्री है? तो यूरोप की कंट्री है ना। अभी आप देखिएगा कि एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया, ये दोनों कंट्री कहाँ के हैं? यूरोपियन कंट्री है, समझे ना बात। तो अब क्या हो रहा था कि जब बाबू सब लोग आ रहे थे तो फ्रांसीसियों को लगा कि हमको भी भारत चलना चाहिए, हमको भी भारत चलना चाहिए, व्यापार करना चाहिए हमको भारत चल के, समझे ना बात आप लोग। तो वहाँ के उस समय सम्राट कौन था? लुईस 14वां। क्या नाम था इसका? लुईस 14वां। वहाँ के सम्राट, कहाँ के? फ्रांस के ये सम्राट था ना। और इसका मंत्री था काल्वर्ट, इसका मंत्री था काल्वर्ट। इसने एक कंपनी की स्थापना की, इसने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम हुआ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए आओ, चूँकि सब यूरोपियन, ये जितने लोग थे अधिकतर यूरोपियन, मतलब टोटल यूरोपियन थे ये लोग, नहीं। और जब भी इनकी देखिएगा, अंग्रेज का भी कंपनी पड़ेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका भी कंपनी पड़ेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल का भी पड़ेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी, बता ना। ईस्ट इंडिया कंपनी लगा था सब में, लेकिन सबसे प्रख्यात ईस्ट इंडिया कंपनी कौन हुआ? अंग्रेजों का हुआ। भारत में सबसे प्रख्यात ईस्ट इंडिया कंपनी किसका हुआ? अंग्रेजों का हुआ, नहीं। इसका नाम तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1664 में। कब स्थापना की? 1664 में। और क्वेश्चन पूछेगा क्या कि भारत में ये जो कौन है फ्रांसीसी हैं, अपनी कंपनी को स्थापना किए थे? तो 1664 में, समझे ना बात। अब देखिए कंपनी का नाम क्या था? तो कंपनी देश इंड से ओरिएंटल। जब भी पूछेगा कि देश इंड से ओरिएंटल कहाँ की कंपनी थी, कहाँ की ईस्ट इंडिया थी, ठीक ना, तो वो फ्रांसीसी की थी, ठीक ना। और तो अब कंपनी एस्तादो आता है, एस्तादो दे ऐसे आता है, ठीक ना। हाँ, तो ये कहाँ की थी? तो पुर्तगाल की थी। कहाँ की थी ये? बताना। और देश इंड से कहाँ की थी बाबू? तो फ्रांसीसी कंपनी थी। तो फ्रेंको कैरो, क्या नाम था? फ्रेंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली कंपनी की स्थापना की। बताना, सूरत में अपनी पहली कंपनी की स्थापना की। तो क्वेश्चन एक पूछता है कि फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कंपनी की स्थापना कहाँ की थी? तो सूरत में। और अंग्रेजों ने अपनी पहली कंपनी की स्थापना कहाँ की? तो सूरत में। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपनी पहली कंपनी की स्थापना कहाँ किए हैं? सूरत में किए हैं। ये बात एकदम दिमाग में पिरो लो सब, बताना, इसलिए कि इससे क्वेश्चन उठता है, समझे ना बात आप लोग। चलिए अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि सूरत में अपनी पहली कंपनी का स्थापना बताना किसने की? बताना था फ्रेंको कैरो ने। किसने की? फ्रेंको कैरो ने, समझ गए बात। चलिए अब ये क्या हुआ कि चूंकि ये लोग व्यापार करने आए थे, बताना, और इनसे ताकतवर बाबू क्या थे? अंग्रेज यहाँ व्यापार कर रहे थे। तो आप भी कहीं जाइएगा अगर व्यापार करने के लिए, चाहे रहने होने जो भी हो, तो आप वहाँ जाते थे तो मारना न कीजिएगा, पहले बढ़िए से प्रेमे से कोई बात कहिएगा। तो ये सब जब आया सब बाबू, ये सब भी बताना। तो 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन वालकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से, वरना तो शेर खां लोदी से पंडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त कर लिया। हाथ जोड़ जाके गांव ले लिया ना, कि भाई रहने का भाई तो नियम है कि पहले खड़ा होने की जगह दो, खड़ा जब हो जाएंगे तो बैठ जाएंगे, अब बैठ जाएंगे तो आरामो कर लेंगे, है कि नहीं बात। यो वही काम कर रहा था सब, है ना बात। तो किससे आओ? शेर खां लोदी से पुदुचेरी जो आज फिलहाल पांडुचेरी बना हुआ है ना, पुदुचेरी जो आज क्या है वो फिलहाल में पांडुचेरी बना हुआ है, वही पुदुचेरी नहीं प्राप्त किया। जैसे ही प्राप्त किया हो तो बताइए दुश्मन किसको ठीक भाते हैं? आपको दुश्मन भाते हैं? फुटली आंखें, हम आप कहते हो ना कि फुटली आंखें देखना पसंद नहीं करते हैं, वैसे ही है। तो तंत्र की बात थी ना, राज की बात थी ना। तो अब बताइए तो फ्रांसीसी क्या अंग्रेज को भा रहे होंगे? क्या अंग्रेज फ्रांसीसी को भा रहे होंगे? क्या डच लोग आपस में भा रहे होंगे? मतलब सब में कहीं ना कहीं युद्ध था कि हमारा अधिकार तो हमारा अधिकार। अब क्या होगा कि अब डच देखा सब कहा कि एगो तो अंग्रेज हम लोग को थुरला ही था सब, एगो तो विपत, पता ना,
एक नया विपद फ्रांसीसी भी आ गया सब। इन लोगों से क्या काम किया सब डचवा ना बाबू कि क्या किया, उसको पौंडीचेरी को छीन लिया सब। पौंडीचेरी को क्या किया सर, छीन लिया सब। तो फ्रांसीसी से पौंडीचेरी किसने युद्ध में जीत लिया था सब, तो डचों ने। किसने बाबू, डचों ने। बात ना। अब देखिए क्या होता है कि दो गो बात है, समझौता, मार के बाद कहीं भी समझौता होता है। आप लोग भी देखे हैं जब कहीं लड़ाई हो जाता है उसके बाद क्या होता है, समझौता, यही संधि कहा जाती है। क्या कहा जाती है, संधि। बात ना। देखिए राजाओं में कभी भी दोस्ती नहीं होता है, समझौता होता है। आपको मालूम होना चाहिए, आप इतिहास पढ़िएगा तो कौनो राजा किसी का क्या था बाबू, दोस्त नहीं था सब। क्या था, दोस्त नहीं था सब। ये समझौता के तहत चल रहा था कि ठीक है वो अब कौनो कमज़ोर पड़ गया नहीं, तो अब वो संधि कर लिया। तो बोला कि ठीक है बात ना। अब वो ताके में रहता था कहिया तो कमज़ोर पड़ब, आ जहिया जो कमज़ोर पड़ा था वो फिर से एक नई युद्ध हो जा रही थी नहीं। तो क्या हुआ था कि जब डचों ने अब इन लोगों से पौंडीचेरी छीन लिया सब, तो एक संधि होती है जिसका नाम है रिजविक की संधि। क्या नाम है इसका, रिजविक की संधि। रिजविक की संधि किनके बीच होती है, तो डच और फ्रांसीसियों के बीच। क्वेश्चन एराइज कर सकता है कि रिजविक की संधि किसके बीच होती है। तो इस संधि के तहत बाबू फिर से हुआ क्या कि आप लोग को पौंडीचेरी लौटा दी जा रही है। तो डचों ने पौंडीचेरी लोग को लौटा दिया सब। ठीक ना, सही ना बात। चलिए तो ध्यान रखिएगा, रिजविक की संधि किसके साथ हुआ था, डच और, ठीक ना, लिखियो लीजिए नहीं हुआ था, ठीक ना, डच और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक ना। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है कि फ्रांसीसियों ने 1725, देखिए यहाँ ये मांगे थे, यहाँ ये मांगे थे, अब छीन रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं। तो देखो तो बाबू 1725 ईस्वी में मलाबार स्थित माही और 1739 ईस्वी में करिकाल पर अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है कि माही और करिकाल को कब्जा किसने किया था, तो फ्रांसीसियों ने किए थे। माही और करिकाल को कब्जा किसने किया था, तो फ्रांसीसियों ने किए थे। अभी मांग रहे थे, अब ये छीन रहे हैं। देख रहे हैं ना बात नहीं। अब आप देखिए फिर क्या होता है कि सबसे कहानी यही, जब डुप्ले बन के आता है गवर्नर, तो देखिए बाबू या तो बनिए, जब आपके पास क्या होता है कि सब शक्ति होता है तो या तो आप बन जाइएगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाइएगा। ठीक ना। डुप्ले की कहानी कुछ ऐसी ही हुई, पता ना। डुप्ले जब गवर्नर बनकर आता है तो ये सोचता है कि हम यहाँ का वास्तविक संस्थापक बन जाएं, नहीं। अब क्या है बाबू कि अब अंग्रेज लोग का राज ना हो, तो अब बताइए ये डच से युद्ध करेगा। काहे के लिए डच से, कोनो फायदा है, पुर्तगाल से युद्ध करेगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसका यहाँ बाबू प्रभाव बढ़ रहा था, अंग्रेजों का बढ़ रहा था। ये क्या करता है कि अंग्रेजों से एक युद्ध करता है, नहीं, बंडीवास का युद्ध। और ध्यान रखिए ये तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ है ना, उसी में बंडीवास का युद्ध हुआ है, समझे ना बात। तृतीय कर्नाटक युद्ध ही क्या है बाबू, बंडीवास का युद्ध भी है, समझे ना, मिलेगा पढ़ने को। चलिए बंडीवास का युद्ध होता है 22 जनवरी 1760 को। तो आप देखिए राजा कहीं नहीं लड़ता है, लड़ता है सेनापति और सेना, नहीं। सेनापति जो होता है, सेनापति सेनाओं की पति, नहीं, वो क्या काम करता है बाबू, तो सेना को निर्देश देता है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी बंडीवास के बात ना, मतलब ये स्थान है बंडीवास, नहीं। इस युद्ध में क्या होता है, बंडीवास के मैदान में आमना सामना होता है। क्या होता है, आमना सामना होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को। तो अंग्रेज की तरफ से बाबू कौन रहता है सेनानायक, आयरकूट रहता है। कौन रहता है, आयरकूट। अब देखिए लाल रंग से लिख दिए हैं। अब फ्रांसीसी के लिए कौन रहता है, लाली रहता है, ठीक ना, इसलिए लाल रंग से लिख दिए हैं। नहीं लाली तो यार है ना, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा है, ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा है, लाली, ठीक ना। अब क्या होता है बाबू कि युद्ध तो बाबू जब आमने सामने सेना खड़ी है तो युद्ध तो होगा ही, कोई हारे कोई जीते तो लास्ट में मालूम चलेगा। यहाँ क्या होता है, फ्रांसीसियों को वो बुरी तरह से पराजित होते हैं सब, मतलब इनकी वर्चस्व अब समाप्त हो जाती है। मतलब अब जो अब इन लोगों को ललक था कि हम यहाँ राज करेंगे ना, अब वो ललक बाबू इतना ना अंग्रेजों को कुटता है सब बढ़िया से इन लोग को कि अब इन लोग को क्या होता है कि अब भारत की तरफ बोलते हैं कि नहीं भाई व्यापार करना ठीक है, जीना है ना, नहीं। अंग्रेज बोलता है कि जीना है तो अकना भी कहता है कि रहना है तो औकात में रहो, तो अंग्रेज इसके बाद बोलता है सब औकात में रहो, सब औकात से बाहर मत आओ सब। ये लोग सिमट गए, ये लोग क्या हो गए, एकदम सिमट गए, समझ ना बात। इसके बाद से क्या हो गया, फ्रांसीसी का पतन हो गया है। क्या हो गया बाबू, फ्रांसीसी का पतन हो गया है ना।
अब तो फ्रांसीसियों क्या होता है, निर्णायक पराजय होती है। क्या होती है? निर्णायक एकदम। अब कोनो मतलब नहीं, अब निर्लज्ज होगा सब तब ना आएगा सब फिर युद्ध करने के लिए, इतना मारपीट आता है सब इसमें नहीं। और अब क्या होता है कि हाँ मतलब इनकी वर्चस्व की पूर्णता क्या होती है, समाप्ति हो जाती है। क्वेश्चन ये पूछता है कि किस युद्ध में नहीं पुर्तगाल इसका अब फ्रांसीसियों का मतलब वर्चस्व समाप्त हो गई थी, तो बंडीवास के युद्ध में। अगर बंडीवास के युद्ध आपके ऑप्शन में नहीं रह रहा है तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध में, कर्नाटक का तृतीय युद्ध में, ठीक ना, समझ ना बात। मतलब देखो तो अब हम आते हैं कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, कितना युद्ध हुआ है देखिए, ऐसे ही थोड़े हार गया है सब, पहले बड़ी लड़ा है सब, इहो अपना पूरे जान जी लगेले है सब बात है ना, लेकिन अब तो हारना तो है ना भाई, है कि नहीं बात। मेहनत घर पे नहीं करोगे और एक क्या होगा कि फील्ड में चले जाओगे दौड़ने के लिए, कतनो जान जीव लगा लो कुछ होने वाला नहीं है। भले क्या हो कि प्रयास जरूर करोगे बात ना, गिर जाओ इसका कोई बाबू बात ना, मतलब दौड़ते दौड़ते गिर जाओ, इसका इतिहास में कोई बाबू गणना नहीं है और ना होगा। क्यों? कि वो ये नहीं कहेगा कि बताओ बड़ी मेहनत कैला साहब, दौड़ते दौड़ते नौकरी खातिर बेहोश हो गया, वो पहले ही से दौड़त रहित तो बेहोश आज फील्ड में चीते गिर के बाबू 4 आदमी टांग के ना लेते वो करा के, है ना बात। वैसे ही अगर आप लोग अभी से ही मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप चाहिएगा कि हम कंपटीशन में बैठ जाएंगे और नौकरी बाबू क्या है कि आम का पेड़ है और फल लगा हुआ है, मारेंगे तड़ सा तोड़ लेंगे इससे, तो समझिए ना कि मारेगा लपेटा ना इसे बाबू, कहाँ फेंका के जाओ कोनो ठीक नहीं है, समझ ना बात। इसीलिए नहीं, प्रयास शुरू से ही होनी चाहिए। अब मेहनत आपको शुरू से करना है। देखिए तो अंग्रेज जीतता गया सब, अंग्रेज बड़ी तेज था सब, इन लोग का जो सैन्य संगठन था काफ़ी क्या था, वो प्रशिक्षित था और काफ़ी अनुशासन प्रिय था। आपकी भी जो पढ़ाई संगठन जब अनुशासन प्रिय होकर चलेगी तो आपकी ऑटोमेटिक है कि ये जो कलम रूपी सैन्य संगठन ये काम बड़ी बढ़िया करेगा। आपकी पढ़ाई रूपी जो अनुशासन है ये बढ़िया से होगी तो आपकी ये जो सैनिक है ना, सेनापति, ये बढ़िया काम करेगा, है ना बात। तो देखिए क्या हुआ था कि अंग्रेज जीतते गए, चारों तरफ अंग्रेज जीतते गए। अंग्रेज में बड़ी अनुशासन था और इनकी सैन्य संगठन बहुत बढ़िया थी, पता ना। इनके पास ये लोग खाली, अब बताइए, खाली बुद्धि बल से लड़िएगा, ये लोग बुद्धि से लड़ता था। पहले किनको किनको लड़ा दो, किनको किनको लड़ा दो, लड़ा के कैसे कमज़ोर कर दो, कमज़ोर करके बाबू फिर मार दो, यही इनका काम था। ये डायरेक्ट नहीं लड़े हैं, उनको उन राजा से लड़ा देंगे, बीच में बैठेंगे, हाँ महाराज आप लड़िए ना, हम है ना। और जब वो लड़ गए लोग तो एगो तो हारेगा, तब बताइए जब जो जना हार जाएंगे मतलब जीतिए गए हैं बात ना, तो वो तो हारल हैं, मतलब शारीरिक रूप से हार चुके हैं ना। अब अंग्रेज जाता था खूब बढ़िया से, वो चमचमाती हुई तलवार लेके और खूब बढ़िया से उनको रेत देता था सब, नहीं कहानी खत्म, सही ना बात। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, कौन सा युद्ध है ये? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में होती है, ठीक ना, मतलब 48 में जाकर समाप्त होती है। और कैसे समाप्त होती है? क्योंकि भारत में तो युद्ध हिले हैं, ऑस्ट्रिया में क्या होता है कि उत्तराधिकार का युद्ध क्या होता है, वो शुरू रहता है बतना। और प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के साथ क्या होती है, समाप्त होती है। तो लिख लीजिए यहाँ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के युद्ध के साथ समाप्त, युद्ध के साथ समाप्त, लिख लिया आप लोग। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के युद्ध के साथ समाप्त। और यहाँ एक संधि होती है जिसे एला सापेल की संधि कही जाती है, ठीक ना। यहाँ दी तो वो पूछेगा क्या कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो एला सापेल की संधि हुई थी। और संधि कब होती है? जब युद्ध का विराम होता है, मतलब अंत में ही होता है संधि, नहीं अब युद्ध निर्णायक नहीं रह गया, मतलब कोई हार रहा है ना कोई जीत रहा है बात ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ था कि फ्रांसीसियों ने विजय प्राप्त कर लिया था। तब प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसने बाबू विजय प्राप्त किया? फ्रांसीसियों ने, मतलब अंग्रेज हार गए। तो कौन सा संधि हुआ? एला सापेल की संधि। अंग्रेजों बहुत बढ़िया जान रहा था, जहाँ हारेगा सब संधि कर रहा था सब, ये कल बरियार होकर फिर मारेंगे। आज कमज़ोर पड़े हैं ना तो कल बरियार होकर फिर मारेंगे बात ना। ये बड़ी इन लोगों को कूटनीति बड़ी बढ़िया था, इन लोगों का नित्य तो था ही, नित्य तो कुछ नहीं था इन लोगों के पास।
मतलब गोड़ पकड़ के मूड़ी काट लेना, यही नहीं तो इसको नीत नहीं बोला जाता, बात है ना। कूटनीत था इनके पास, बात है ना। आप देखिए फिर क्या होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। कौन सा होता है? कर्नाटक युद्ध। ये कब होता है? 1749 से 54 में। देख रहे हैं ना, एजा हारा है सब, तो कहाँ पीछे छोड़ा है सब इन लोग का। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आता है सब, बात ना। एजा आता है सब, तो यहाँ क्या होता है, पांडिचेरी की संधि होती है 55 में, बात ना। और यहाँ इन लोगों का प्रभाव बढ़ा, किसका? अंग्रेजों का। अब लग रहा है कि हम लोग जीतेंगे, अब छोड़ने वाला है सब। अब आता है सब तृतीय कर्नाटक युद्ध। कब आता है सर? तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 में। और देखिए बंडीवास युद्ध इसी बीच में हुआ है ना। 1756 से 63 के बीच में ही क्या हुआ है? बंडीवास का युद्ध हो रहा है। तो यार ये कर्नाटक का युद्ध ही क्या है बाबू? उसी युद्ध में बंडीवास का युद्ध होता है ना। और क्या होता है इसमें? पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि होती है। और इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में क्या होता है बाबू कि निर्णायक रूप से फ्रांसीसी क्या होते हैं बाबू? हार जाते हैं। अब इनकी वर्चस्व भारत में खत्म हो जाती है। जितना दूर में व्यापार करना है उतना ही दूर में आप व्यापार कीजिए। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे बात? मतलब चारों तरफ से बाबू ऐसे ही अंग्रेज थोड़े राज किया है, चारों तरफ से अंग्रेजों का किया है, सब राज करते आ रहा है सब, नहीं जीतते आ रहा है सब। अपने बल बुद्धि कूटनीति बतना धूर्तता मानिए धूर्तता से इंडिया को गुलाम करते आ रहा है सब। इंडिया के लोग तो हरा ही रहा है सब, नहीं। और फिर किन को हरा रहा है सब? बाहरी लोग को भी हरा रहा है सब। तनी सब बलशाली है सब, देख रहे हो? बलशाली नहीं है सब, ये धूर्त है सब। इसको इनका इतिहास जो है अंग्रेजों का एकदम धूर्त वाली इतिहास है ना बात। मतलब पिटा लगनी तो रोए लगनी, अब बरियार पड़ने तो मोड़ी ऐठ देनी, यही इन लोग का इतिहास है। समझे ना बात आप लोग? चलिए।